नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। हरियाणा में नौकरियों की बहार आने वाली है। प्रदेश के छोरे छोरियां जल्द चपरासी, क्लर्क और चौकीदार बनने वाले हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नौकरियों में 75% आरक्षण के दायरे में तकनीकी कौशल वाले अभ्यर्थी नहीं आएंगे। विपक्ष इसे हरियाणा के युवाओं का मजाक बता रहा है। सवाल लाजमी है कि सरकार हरियाणा के युवाओं को चपरासी और चौकीदार जैसे पदों के लायक समझती है। क्या इन पदों पर भी युवाओं को 50,000 तक की मंथली सैलरी मिलेगी, जिसका प्रावधान नए कानून में किया गया है? आज इन तमाम पहलुओं पर मंथन करेंगे और स्पष्ट रेखा क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। नौकरियों के मसले पर, 75% आरक्षण के मसले पर पक्ष विपक्ष तमाम लोग हमारे साथ होंगे। पहले एक रिपोर्ट। हरियाणा के युवाओं के लिए नौकरी की बहार। चौकीदार चपरासी बनेंगे हरियाणवी छोरे छोरियां। सामने आ गया 75% आरक्षण का हिडन एजेंडा। विपक्ष के सवाल पर क्या है सरकार का जवाब? हरियाणा के युवाओं की अच्छी नौकरी पाने की उम्मीदों को झटका लगा है। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन अब सरकार के सुर पतले पतले से नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, चपरासी, क्लर्क और चौकीदार के पद पर ही 75% आरक्षण मिलेगा, जबकि तकनीकी पद इस कानून के दायरे में नहीं है। फिर कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर कोई टेक्निकल स्किल सेट की जरूरत है, उसको हम एग्जामिशन देने का काम करेंगे। मगर आज चौकीदार है, पीएन है, चपरासी है, ये ऐसी जॉब है जिसमें कोई टेक्निकल स्किल सेट की जरूरत नहीं है। 1 मई से पूरे प्रदेश के अंदर एक्ट लागू हो। नौकरियों पर सरकार के कानून में प्रावधान है कि युवाओं को 50,000 तक की सैलरी मिलेगी, तो क्या जिनके पास तकनीकी कौशल नहीं है उन्हें भी इतनी सैलरी मिलेगी? विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और इसे हरियाणा के युवाओं के हुनर का मजाक बता रहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोजगार देने के लिए जो चौकीदार और पीएन की बात रखी है, ये उनकी योग्यता को साबित करती है कि बार बार किस प्रकार अपने बयान बदलते हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। और उन्होंने जो कहा है वो हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं का भद्दा मजाक किया है। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के नए कानून के मुताबिक हरियाणा में निजी सेक्टर में राज्य के युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा। नया कानून 50,000 तक की मंथली सैलरी वाली नौकरियों पर लागू होगा। आरक्षण कानून को नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना होगा। विनोद लांबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या वाकई सरकार के सुर बदल गए हैं? क्या वाकई केवल क्लर्क, चपरासी और चौकीदार ऐसी ही नौकरियों की बहार होगी? क्या वाकई तकनीकी कौशल जिनके पास नहीं है उनकी सैलरी में भी इसी तरीके का इजाफा दिखेगा जैसा कानून के प्रावधान में मोटे मोटे शब्दों में नजर आता है? क्या हकीकत है और किस तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन होना है और सरकार का नजरिया क्या है, ये समझने के लिए हम चलेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और उनके पास हम आपको ले चलते हैं। आपको बताते चले कि हमारे साथ आज के इस डिबेट में दीप कमल सहारण जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीप कमल जी। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अमरदीप बराड़ साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जॉब एक्सपर्ट के तौर पर श्वेता ढुल हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। क्या बदलाव उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान से सामने आया है, हम आपसे समझना चाहते हैं दीप कमल सहारण जी। देखिए मनोज जी, ये पहले से ही है, कोई बदलाव इसके अंदर फिलहाल नहीं किया गया है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस के लोगों को शायद इतना भी ज्ञान नहीं है कि एग्जामिशन क्या होती है। उनको शायद उनकी बात समझ में नहीं आई या वो समझना नहीं चाहते। लोगों को जैसे किसान कानूनों के मसले पर बहका कर, बरगला कर, उनको गुमराह करके अपनी राजनीति बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी ही बयानबाजी कांग्रेस की नेता ने इस मसले पर की है। वो तो मैं तो समझता था कि वो पढ़ी लिखी है, अच्छा जानती हैं, लेकिन एग्जामिशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी इंडस्ट्री को उस चीज से संबंधित अगर व्यक्ति वहां पर स्किल्ड लेबर या स्किल्ड जो कर्मचारी है वो नहीं मिलता है, तो जिला प्रशासन के पास उसमें छूट पाने के लिए आवेदन कर सकता है, जा सकता है। और जिला प्रशासन जो है इन श्रेणियों में ही उनको छूट देगा अगर वाकई वो समझता है कि हाँ, इस श्रेणी के या इस स्किल के लोग इस जिले में या हमारे राज्य में उपलब्ध नहीं हो पा रहे। उसकी प्रक्रिया बनेगी, जो रूल अभी इस मंथ के एंड तक फ्रेम होंगे। उसमें ये हो सकता है कि पहले विज्ञापन दीजिए, इंटरव्यू के लिए बुलाइए, यहाँ के लोगों को
अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर उनका हमें प्रोग्रेस, हमें उसकी इंटरव्यू रिपोर्ट दिखाइए, जो भी तरीका बनेगा वो तय होगा, अभी वो निर्धारित नहीं है। लेकिन एग्जेम्पशन सिर्फ उस श्रेणी में ही दी जा सकती है। उप मुख्यमंत्री जी ने यह साफ कहा है कि अगर कोई ड्राइवर या फिर पियून या फिर जो दूसरे क्लर्क हैं ऐसे पदों के लिए एग्जेम्पशन भी मांगेगा तो उसे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उसे किसी तरीके की रियायत नहीं होगी, उसे 75% युवा हरियाणा के लिए नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई मान लीजिए फार्मा इंडस्ट्री है जिसके अंदर दवाइयां बनाने के लिए उनको स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए, और वो अगर उनको यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो उस मूल स्किल के बिना तो वो इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएगी। उस स्किल के लोग तो उनको हर हालत में उपलब्ध करवाने ही होंगे। और यही उद्योगपतियों की मांग थी, जिसको पहले से ही प्रावधान के तौर पर रखा गया है कि अगर जिला उपायुक्त की जो कमेटी बनेगी उसके पास कोई इंडस्ट्री इस तरीके की शिकायत के साथ आती है तो उसे कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जो बेसिक एम्प्लॉयमेंट है जिसके अंदर कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री स्पेशलाइज्ड कोई स्किल नहीं चाहिए, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं होगी, ये उन्होंने कहा है। इसके बावजूद मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो हरियाणा के इस कानून के बारे में इतनी तवज्जो दे रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जीत है कि इस बारे में प्रचार हो रहा है, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच रही है और हरियाणा के युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन स्थिति भ्रामक ना हो, ये ख्याल आपके और ये चुनौती आपके लिए जरूरी है। हम अमरदीप बराड़ के पास जाएंगे। अमरदीप बराड़, आप यूं ही हवा में कुछ भी बोल देते हैं आप लोग? मनोज जी, हमारे डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी जो चुनाव से पहले जो बातें करते थे, युवाओं को रोजगार देने की जो बातें करते थे, वो उनकी सारे झूठ अब सामने आ रहे हैं, जनता को पता चल रहे हैं। और जो इन्होंने जो चौकीदार चपड़ासी वाली बात की है, इससे पता चलता है कि इनको शिक्षा के महत्व का पता नहीं है कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ये सिर्फ चपड़ासी, पीएन और चौकीदार की नौकरियों में ही भागीदारी क्यों मिलेगी? और क्यों? इनको इसलिए नहीं पता क्योंकि इनको शिक्षा का महत्व नहीं पता। शिक्षा का महत्व क्या होता है? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की जनता को लूटने का कार्य किया है। इन्होंने घोटाले किए हैं, जब ये पकड़े जाएंगे तो इनके और घोटाले भी बाहर आएंगे। इन जेजेपी सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा धोखा किया है हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ और युवाओं के साथ। सबसे बड़ी अगर धोखेबाज कोई पार्टी धोखा किया है हरियाणा के साथ, वो जेजेपी पार्टी है। 75% नौकरी आरक्षित करवा दिया, आप कह रहे हैं कि धोखेबाज पार्टी है। इतने नौकरियों के इतने अवसर पैदा कर दिए, आप कह रहे हैं कि धोखेबाज पार्टी है। कहां किया जी? आज हरियाणा एक पहले नंबर पर है हरियाणा बेरोजगारी में। इनकी नीतियों के कारण आज हरियाणा प्रथम स्थान पर आ गया है बेरोजगारी में। हमारे प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी में प्रथम स्थान पर है हरियाणा प्रदेश। पूछिए दीप कमल जी से, नहीं है हरियाणा प्रथम स्थान पर बेरोजगारी में। इन्होंने 1.5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, किसको दिया? और ये स्किल की बात करते हैं, इन्होंने स्किल के नाम पर जो घोटाले किए हैं, जो इन्होंने धंधे चलाए थे इनकी बीजेपी सरकार ने, कितनों को इन्होंने स्किल दी है? कितनों को स्किल दिया? कितने युवाओं को ये बताएं, कितनों को दिया इन्होंने? ये सिर्फ टीवी पर आकर झूठ बोलना जानते हैं। इन्होंने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का कार्य किया है। इनको शिक्षा का महत्व नहीं पता, इसलिए ये सिर्फ चौकीदार, पीएन और चपड़ासी तक की बात करते हैं। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारे प्रदेश के युवाओं का जो हक है उनको कांग्रेस पार्टी दिलवा कर रहेगी। ये और सिर्फ जनता को लूटने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कोरोना काल में घोटाले किए, अभी जब ये पकड़े जाएंगे तो इनके और घोटाले बहुत सामने आएंगे। ये अब सरकार में बैठकर मजे ले रहे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, लेकिन जब ये चुनाव लड़ रहे थे तब इन्होंने क्या कहा था? इनको पता नहीं, इनको याद नहीं, दीप कमल जी को पता नहीं इन्होंने क्या कहा था, तो वे अपने वादे पूरे क्यों नहीं कर रहे? हमें इस बात पर भी संतोष है कि चपड़ासी और चौकीदार की नौकरियां भी दिलवा पाएंगे युवाओं को, उसमें भी जो पैसे खाएंगे, धांधली करेंगे, जो मैं आपको लिख के देता हूं। सवाल बड़े गंभीर हैं, आरोप बड़े संगीन हैं। हमारे साथ श्वेता ढिल भी हैं, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। श्वेता ढिल जी, एक बात मुझे समझाइए। सहारण साहब ने कुछ बात रखी है और उन्होंने कहा कि बहुत सारे नियम कायदे हैं, कुछ लाइनें अभी स्पष्ट नहीं है, उसके बारे में अभी भी चर्चा होगी। और जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, अमरदीप बराड़ साहब ने भी अपनी बात रखी है। मैं ये समझना चाहता हूं, नियम कायदे, कोई कानून, कोई प्रस्ताव लाया जाता है और उसकी मंजूरी भी मिल जाती है और उसमें बहुत सारी लाइनें स्पष्ट नहीं होना, जैसे हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर किसी कानून प्रस्ताव में जब बात करते हैं विधेयक पे, कुछ क्लॉजेज हैं उसको लेकर के बातचीत करेंगे, क्या यही लूप होल्स क्रिएट नहीं करता है?
और यही सियासत और किसी भी तरीके का राजनीति को जगह देने के लिए काफी नहीं होता। आपने बिल्कुल सही कहा, पूर्ण तरह सियासत हो रही है। पहले चुनाव होने से पहले था 75% आरक्षण देंगे, चुनाव होने के बाद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं दे सकते, आप प्राइवेट में देंगे। प्राइवेट के बाद अब उसमें हो गया कि स्किल्ड में नहीं दे सकते हैं, नॉन स्किल्ड में देंगे। और यहाँ दीप कमल सारन जी ने बोला कि एग्जेम्पशन का मतलब इन्हें नहीं पता है, तो मैं सर से पूछना चाहूंगी, एग्जेम्पशन यदि कोई इंडस्ट्री 80% एग्जेम्पशन मांग ले कि तुम्हारे हरियाणा के युवा तो स्किल्ड है ही नहीं, 80% युवा स्किल्ड नहीं है, 100% नहीं है, तो क्या इन्होंने कानून में प्रावधान नहीं दे रखा है खुद कि 80% तक भी बाहर के युवा सिलेक्ट हो सकते हैं? जब ये खुद एग्जेम्पशन दे रहे हैं, और एग्जेम्पशन का मतलब ये नहीं होता है 2%, 5%, 10%, इट कैन बी 100% एज वेल। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जो इन्होंने 75% ये चपड़ासी और ये पीएन चौकीदार के लिए दिया है, तो बाहर का कोई युवा, सोचने वाली बात है, लॉजिक यहाँ हम लगाए तो बाहर का कोई युवा क्या यहाँ पे आके चौकीदारी करेगा? वो अपने प्रदेश में नहीं कर लेगा चौकीदारी, यहाँ के पीएन लगेगा, वो अपने प्रदेश में नहीं लग जाएगा। तो ये तो बड़ा ऑटोमेटिक है कि ऑटोमेटिकली हरियाणा का ही युवा 75 से 80% इन जॉब्स में सिलेक्ट होगा नॉन स्किल्ड में। Exactly. तो इन्होंने एक्स्ट्रा क्या कर दिया? ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है। 75% आरक्षण नौकरियों में दिया, तो ये कितना अच्छा लग रहा है, ये वोट बैंक कितने बढ़िया तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है, आप खुद देखिए। दीप कमल जी, तो ये चीज है, दीप कमल जी, क्यों ये लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है? क्यों ठोस बात नहीं हो रही है? आपको सरकार में युवा लाए थे, आपने बात यही की थी, नौकरी का मतलब यही होता है क्या? आप प्राइवेट सेक्टर में एक प्यून के तौर पर, एक क्लर्क के तौर पर कितनी सैलरी दिलवा देंगे? नौकरी का मतलब चपड़ासी होता है, चौकीदार होता है। कितनी सैलरी दिलवा देंगे सर आप? और वो नौकरी आपको चौकीदारी करेगा, कितना लॉजिकल है कि अपने आप ही सिलेक्ट होंगे हरियाणा के, लेकिन श्रेय लेना है सरकार को, तो श्रेय लेगी सरकार। तो ये इतना निंदनीय और शर्मनाक बयान है, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से इट, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा घटिया बयानबाजी है। हमारे हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में स्किल्ड हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति होती, अगर आपकी सच में मंशा होती, तो आप यहाँ पे स्किल्ड के लिए 75% रखते। आप हर एक इंडस्ट्री को मजबूर करते कि वो यहाँ से हमारे स्किल्ड ले, लेकिन यहाँ तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ही चल रहा है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देख लो, एसडीओ आप हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना, हरियाणा सिविल सर्वेंट्स सिलेक्टेड है। हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस में 11 सिलेक्टेड है 17 में से। मैं दीप कमल जी से जवाब लूं? दीप कमल जी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, आपका जवाब जरूरी बनता है। एक मिनट, दीप कमल को जवाब देने दीजिए। सरकार है, हुक्मरान है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो वो कर सकते हैं ना, एक बार उनको जवाब देने दीजिए। दीप कमल जी, देखिए, एक तो मुझे बड़े अफसोस के साथ सुनीता जी बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके साथ है। इनको तो जिस तरीके की तमीज और जिस तरीके की जानकारी इनको है, ये तो कोई पियून भी कोई नहीं रखेगा। बदतमीज लोगों को तो कोई पियून और कोई ड्राइवर भी नहीं रखना चाहेगा अपने आसपास, क्योंकि इनको जो आपने इनसे सवाल किया था उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। आप इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने कानून की 1 लाइन 2 लाइन भी अगर पढ़ी हो तो मुझे बता दें। अरे आप रह जाइए ना, आप चौकीदार लग जाइए कहीं पर। आपके डिप्टी सीएम जी ने नौकरियां निकाल दी, आप लगिए चौकीदार जाके। हरियाणा के युवाओं को आप चौकीदार। लेकिन आपने खुद कहा ना कि बहुत सारी लाइनें अभी स्पष्ट नहीं है, बहुत सारे क्लॉजेज अभी स्पष्ट नहीं है, आप लगिए चौकीदार। सवाल तो यही है, फिर तो आपके पास दुनिया भर के मौके हैं, आप जैसा चाहे वैसा कानून बना ले, जो चाहे वो बोल दें। कमल सारन जी, आप लगिए चौकीदार जाके फैक्ट्रियों में, आप लगिए चपरासी। बदतमीज लोगों की तो कोई चपरासी भी नहीं रखना चाहेगा। सरकार स्किल डेवलपमेंट कर रही है आप जैसे लोगों की, आप जैसे कांग्रेस की बदतमीज लोगों की स्किल डेवलपमेंट भी कर रही है। अरे आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप कैसे फिर हरियाणा के युवाओं को कैसे चपरासी और आप चौकीदार रखेंगे? अरे आप हरियाणा के युवाओं को कैसे चपरासी और चौकीदार रखेंगे?
हरियाणा के युवा सिर्फ चौकसी और चौकीदार रहने के लायक है। अरे हरियाणा वो प्रदेश था जो शिक्षा में पहले स्थान पर था, रोजगार में पहले स्थान पर था, लेकिन आज हरियाणा बेरोजगारी में पहले स्थान पर है। महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आप लूट कर खा गए हरियाणा को। आपने जगह जगह दुकानें खोल रखी हैं हरियाणा को लूटने के लिए। अरे आप हरियाणा के विषय को अंधकार में डालने का कार्य कर रहे हैं। दीप कमल जी कैसे संभव होगा, आप ये बताइए। अच्छा सुनिए, दीप कमल जी को बोल लेने दीजिए एक बार, आप लोगों के सवाल आए हैं। दीप कमल जी, करवाना है तो फिर क्या फायदा? दीप कमल जी, कैसे संभव होगा कि अच्छी नौकरी मिले हरियाणा के युवाओं को, कैसे संभव होगा? आपने बीच में कहा कि कई क्लोज स्पष्ट नहीं, आपने ये आधार तय कर दिया। आपने जब अपने सवाल में इस बात को शामिल किया कि कई क्लोज स्पष्ट नहीं, आप उससे पूछिए कौन सा क्लोज स्पष्ट नहीं है। एक मिनट आप लोग रुक जाइए, मैं दीप कमल जी से पूछ रहा हूं, ये अगर कह रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं को बेहतर नौकरी का मौका अवसर है इस आरक्षण में, इस प्रावधान में, नियम में, तो वो कैसे संभव है? इनके जानते हैं दीप कमल जी, कैसे संभव है कि हरियाणा के युवाओं को अच्छी नौकरी ही मिलेगी? कैसे संभव है कि एक अच्छा आर्थिक महीना और पगार भी उन्हें मिलेगा ताकि उनका जीवन स्तर भी बेहतर हो? देखिए, अगर आप मुझे ठीक से ठीक है, आप बोलेंगे अभी जी। देखिए, हरियाणा के जो जितनी भी निजी कंपनियां हैं, निजी सोसाइटी हैं, फर्म हैं, ट्रस्ट हैं, उन सभी के अंदर जितना रोजगार है 50,000 रुपए तक की नौकरी का, उसमें 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देना लाजमी होगा, कंपलसरी होगा। अब उसमें जो इंडस्ट्री की डिमांड थी, पहले से 8 दौर की बातचीत हुई थी कि कुछ स्किल स्पेशलाइज होती है जिसमें जरूरी नहीं कि स्थानीय लेवल पर उस स्किल के युवा हमें मिले। उन स्किल्स के लिए सिर्फ स्किल्ड, उन स्पेसिफिक स्किल्स के लिए जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके, उनमें उनको ये रियायत दी जाएगी कि अगर वो एक बार 2 बार कोशिश करके उनको हरियाणा से वैसे युवा नहीं मिलते हैं, पहले वो विज्ञापन देंगे, इनके लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू की अपनी प्रोसीडिंग बताएंगे कि हमारे पास ये लोग आए, इनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ये डिप्लोमा नहीं है उनके पास, और हमें हरियाणा से उस चीज को काम करने वाले नहीं मिले। उस सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की जो अध्यक्षता में जो कमेटी होगी वो उनको अलाउ करेगी कि आप इस स्किल के लिए आप बाहर से ला सकते हैं। उस स्किल के लिए जहां अब आज के दिन पहले से ही ओपन है मामला सब कुछ, और आप अगर बीच में कोई ये कह रहा है कि ड्राइवर और जो पियून हैं और जो बाकी लोग हैं वो हरियाणा के ही युवा लगे होते हैं गुड़गांव और फरीदाबाद में, एक दिन जाकर देख लीजिए, वहां पर आज के दिन 60 से 70% जो युवा हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं इन नौकरियों पर, वो हरियाणा से बाहर के हैं। और वहां पर जब डिप्टी सीएम साहब ने ये कहा है कि इस तरीके की जो क्लर्क जो चाहिए अगर आपको और बाकी पियून चाहिए है, इसमें तो हम उनकी कोई बात सुनेंगे ही नहीं, इनमें तो कोई एग्जाम्पशन मिलेगा ही नहीं। लेकिन मान लीजिए उनको मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, और मेकअप आर्टिस्ट में मान लीजिए उनको वो हरियाणा में विज्ञापन देते हैं और उनको स्पेसिफिक कोई डिप्लोमा चाहिए 3 साल का या 2 साल का जो भी है, और उस तरीके के आवेदन उनके पास हरियाणा से नहीं आते हैं, तब उनको छूट दी जाएगी। इंडस्ट्री तो चलनी जरूरी है ना। तो भाई बात तो वही है ना दीप कमल जी, इसी बात का काउंटर तो दिया ढोल जी ने, श्वेता ढोल ने अभी, कि आपको इस तरह की स्किल अगर यहाँ की जरूरत होगी तो बाहर से कोई आकर ये स्किल फुलफिल थोड़ी करेगा, वो अपने स्टेट में कर लेगा। मैं आपके पास फिर आता हूं अमरदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से जरा बात रखिए। इनसे वो पूछिए कि कोई कानून बना दीप कमल सुन लीजिए एक बार जरा। हाँ, अरे भाई चुप करो, होगी आपकी बात, चुप करो। अरे चुप करो भाई, अरे भाई चुप कर जाओ, होगी तुम्हारी बात, सुन ली सबने, अब जवाब सुनो। अरे जवाब सुन लो भाई, अरे जवाब सुन लो। एक बात का नहीं दिया, किस बात का जवाब दिया? अमरदीप जी, मुझे श्वेता जी के पास नहीं जाना है। अमर जी भाई, ठीक है मनोज जी एक मिनट सिर्फ 1 मिनट जरूर। मनोज जी, दीप कमल जी को पता है इनके डिप्टी सीएम और सीएम जी से इंडस्ट्रीज वाले लोग मिलकर आए हैं कि हम 20,000 से कम की नौकरियां देंगे हरियाणा के जो युवा हैं, इनको इस बात की जानकारी है क्या? हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा 20,000 से कम की नौकरी करना अरे इन्होंने इंडस्ट्री से पूछा कि हमारे युवाओं को आप नौकरी देंगे, इस वजह से इंडस्ट्री भी प्लान कर सकती है हमारे हरियाणा से। अरे इनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, उठते हैं कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अरे भाई, अरे इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो रोजगार कहां से दोगे? इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो रोजगार कहां दोगे? अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगी प्रदेश में तो रोजगार कहां से दोगे आप? इंडस्ट्री नहीं रहेगी,
इंडस्ट्री नहीं रहेगी, इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो अमरदीप जी रोजगार सारंगी कहाँ पे प्लीज दोगे? एक सेकंड श्वेता जी को सुनिए। इंडस्ट्री नहीं रहेगी प्रदेश में तो रोजगार कहाँ पे दोगे? एक इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए, ये दोगलापन है इनका। ये कह रहे हैं अरे झूठ बोलते हो टीवी पर आकर आप। नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से होगा? एक बार श्वेता जी को बोलने दीजिए, सुन लीजिए जी। आंध्र प्रदेश ऐसा लॉ लेके आया था प्राइवेट में 75% रिजर्वेशन का, और वो चैलेंज है हाई कोर्ट में, और प्राइमा फेसी वहाँ के जजेस ने बोल दिया था कि उसके अंदर प्रोविजन रखते हैं जिससे इंडस्ट्री चलती रहे और रोजगार भी मिलते रहे, तब ये कहते हैं कि कानून आपने जो है वो फ्लेक्सिबल बना दिया, सॉफ्ट बना दिया। आम जन के हिसाब से बोल रही हूँ, हरियाणा के आम जन में 99% जनता लॉ नहीं पढ़ती है डिटेल्ड। आपकी जो स्टेटमेंट देते हैं मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, उस स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं लोग, और आप लोग परगलाते सच एक्सेप्ट करना सीखिए। आप पहले था 70। ठीक है, ठीक है। दीपकमल जी, क्या कोई नई परिभाषा इस आरक्षण को लेकर सामने आ सकती है अगर गतिरोध की स्थिति है, अगर ये लग रहा है कि नौकरी जो है वो उस स्तर की नहीं मिल पा रही है युवाओं को जिसकी उम्मीदें उनको थी, या हर परिवार चाहता है कि हमारे घर के बच्चों को ऐसी नौकरी मिले जिसमें थोड़ा इज्जत भी हो, थोड़ा आर्थिक मेहनताना भी जो है वो महीने का वो भी पगार भी बेहतर हो, क्या इसमें कोई इस परिभाषा में कुछ बदलाव की उम्मीद, कोई गुंजाइश उम्मीद करे युवा? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि पूरी सिचुएशन को ईमानदारी से देखने की जरूरत है। जी जी। जब हम बात कर रहे हैं कि कानून बना है और उससे संबंधित डिस्कशन हो रहे हैं, तब विपक्ष के लोग भी, मीडिया के लोग भी ये कहते हैं कि इंडस्ट्री तो रहनी चाहिए, इंडस्ट्री ऐसी सिचुएशन में ना आए कि इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट करके चली जाए, बंद हो जाए। इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो रोजगार कहाँ से रहेगा? एक तरफ तो इस तरफ खड़े होते हैं। जब हम इसी के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं कि इंडस्ट्री का फीडबैक लेकर उस जो स्पेशलाइज्ड स्किल हो टेक्निकल साइड की, उनके लिए हम उनको एग्जाम्पशन दे रहे हैं और उस चीज में और कुछ उनको प्रोविजन दें, तब कहते हैं कि फिर तो कानून तो बहुत सॉफ्ट हो गया, कानून तो अब काम ही नहीं कर पाएगा। आपको छोटे मतलब इधर सरकार काम करे तो इधर की चिंता, इधर काम करे तो इधर की चिंता, यानी कि इनको सिर्फ फोर्स दिखाना है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। किसानों के फेवर का काम करो तो आड़ती की चिंता, आड़ती को अगर कोई सुविधाएं दे तो किसान की चिंता। यानी कि इनको सिर्फ हमेशा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि ताकि लोग कंफ्यूज रहें। जो सरकार तेजी से देश को आगे बढ़ाना चाहती है और हरियाणा के डिप्टी सीएम जो हरियाणा के लोगों को जल्दी से रोजगार दिलवाना चाहते हैं, ठीक है, ज्यादा ठीक है। सरकार की चुनौती हमेशा रहती है कि रोजगार के अवसर पैदा करें और हर वर्ग को संतुष्ट करके रखें, लेकिन हर वर्ग में अगर कुछ बेहतरी हो सकती है, इसकी गुंजाइश अगर रहे तो शायद और बेहतर हो जाए। और मुझे भी लगता है कि जो हरियाणा के युवा जो रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं, उनका पगार बेहतर हो, उनके नौकरी का स्तर बेहतर हो, ताकि वो अपने परिवार का बेहतर भरण पोषण कर पाए। और ये गुंजाइश अगर रहे तो बहुत खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है। और विपक्ष का जहां तक मसला है, उसको सवाल उठाना है, आईना दिखाना है, कहीं कोई कमी है, अगर कुछ 19-20 है तो उसको वो सामने लेकर आएगा। ये खूबसूरती है तो है, और इसको तो ख्याल रखना चाहिए हम सबको। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन ये चुनौती सरकार के सामने जरूर है कि हरियाणा की वो छोरे छोरियां जो कि एक अच्छी नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं, वो सिर्फ चपरासी, सिर्फ क्लर्क, सिर्फ चौकीदार इस बड़े दायरे में सिमट कर न रह जाए, वो भी उस स्तर और उस दायरे में आए जहां उनकी सैलरी भी वो 50,000 तक की जो बात तय की गई है उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टच कर पाए, ताकि उनका और उनके परिवार का बेहतर हो पाए और प्रदेश के लिए भी आर्थिक आय का जो कहा जाता है कि 1% है वो बेहतर हो पाए प्रति युवा वर्ग के तौर पर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने।